ओके, आज का जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो हैं कुछ डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमने आज डिस्कस करने हैं, जिसमें टेबल्स हैं, व्यूज़ हैं, उसके अलावा सीक्वेंसेस हैं, उसके अलावा सिनोनिम्स हैं और उसके अलावा इंडेक्सेस हैं। ये कुछ बेसिक 5 टाइप्स के डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम क्विक क्विक डिस्कस करेंगे। बाकी फिर मैं असाइनमेंट दूंगा, वो आप कर लेंगे तो आपको इसका 100% क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक हो गया? अच्छा, उसमें सबसे पहले अगर हम डिस्कस करते हैं तो हम टेबल डिस्कस करते हैं। टेबल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसकी बेसिकली, लेकिन ये है कि मैं एक दफ़ा क्विक रिव्यू दे देता हूँ टेबल्स का। टेबल्स जो होते हैं बेसिकली आपका जितना भी डाटा स्टोर होता है वो टेबल्स के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, नॉर्मली कुछ मास्टर टाइप के टेबल्स होते हैं और कुछ ट्रांजैक्शनल टाइप होते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे दोनों का क्रिएट करने का सिंटैक्स सेम है। सिर्फ ये आपने डिसाइड करना होता है ये मास्टर डिटेल है। हम कहीं टेबल में ये बता नहीं रहे होते कि यार ये मास्टर टेबल है या डिटेल टेबल है। ठीक हो गया? अच्छा, टेबल क्रिएट करने की कमांड बड़ी सिंपल सी है। हम लिखते हैं क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, लेट्स सपोज हम एक टेबल क्रिएट करते हैं EMP। इसके अंदर हमने जो जो कॉलम डालने हैं हम उसकी कॉलम और उसकी विड्थ हम डिफाइन कर देते हैं। अगर हम विड्थ, कुछ डाटा टाइप्स ऐसे होते हैं जिनमें हम विड्थ डिफाइन ना भी करें तो वो मैक्सिमम विड्थ ले लेता है। जैसे नंबर है, नंबर की विड्थ जो है वो गालिबन मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है, कुछ 39 करेक्टर्स तक है, लेकिन हम इसको हम 4 करेक्टर डिफाइन कर देते हैं। इसी तरह से हम नेम ले लेते हैं, नेम के हम विड्थ डिफाइन कर देते हैं। लेट्स सपोज varchar2 हम कहते हैं 30 करेक्टर तक नाम आएगा। उसके अलावा हम इसकी एज डाल देते हैं, एज के लिए हम डेट डाटा टाइप यूज़ कर लेते हैं। उसके अलावा हम इसे कह देते हैं कि जी इसका एम्प्लॉय का स्टेटस हम डिफाइन कर देते हैं, ये एक्टिव है या इनएक्टिव है। ठीक हो गया? तो स्टेटस के अंदर हमने डिफाइन कर दिया करेक्टर। ठीक है, करेक्टर जो है बाई डिफॉल्ट 1 करेक्टर होता है, हम ना डिफाइन करें तो 1 होता है, अगर डिफाइन कर दें तो ज़्यादा भी हो सकता है। करेक्टर गालिबन 2000 उस तक सपोर्ट करते हैं, आप डॉक्यूमेंटेशन में देख लीजिएगा। और उसके अलावा उसके अलावा उसके अलावा करेक्टर के अलावा हम varchar2 करेक्टर एक ही तरह के होते हैं, लेकिन करेक्टर जो होते हैं फिक्स लाइन डाटा टाइप होते हैं। फिक्स लाइन से बात ये है कि लेट्स अगर आपने यहाँ पर मैं एक CNIC का कॉलम डालता हूँ। CNIC जो हमारे होते हैं नॉर्मली, लेट्स सपोज एक CNIC है, मैं जरा काउंट कर लेता हूँ करेक्टर। हमारे जो यहाँ पर CNIC हैं वो 13 करेक्टर तक होते हैं। तो यहाँ पर मुझे फिक्स लेंथ करनी चाहिए, यहाँ पर मैं varchar2 मैं नहीं दूंगा। उसकी वजह यह है कि अगर मैं लेट्स यहाँ varchar2 दे देता हूँ तो varchar2 डाटा टाइप थोड़ी सी स्लो होती है, क्योंकि सिस्टम चेक करता है कि इसकी ये वेरिएबल करेक्टर होता है varchar2 कि अगर लेट्स सपोज हमने एक डाटा टाइप CNIC ले लिया है, हमें ये पता है कि ये फिक्स्ड है, लेकिन अगर कोई ऐसा डाटा टाइप है जैसे नेम है और varchar2 30 ले लिया और हमने यहाँ पर अली नाम स्टोर किया है, तो अली तो 3 करेक्टर का होगा, तो बाकी 27 करेक्टर वो देखेगा फ्री है तो उसको फ्री कर देगा। तो यानी कि उसको चेक करना पड़ेगा कि इसने यूज 3 किए हैं, बाकी 27 जो है वो यूज नहीं हो रहे, तो उसको फ्री कर देगा। लेकिन करेक्टर में आप 13 यूज करें या 3 यूज करें, वो 13 ऑक्युपाइड रखेगा। इसलिए जहां पर आपको डाटा टाइप कंफर्म होती है कि इसकी विड्थ इतनी होगी, वहां पर आप करेक्टर रख लें, और जहां पर नहीं है वहां पर varchar2 रख लें। varchar2 की जो विड्थ होती है वो 4000 करेक्टर तक होती है। ठीक हो गया? और जो करेक्टर होती है इसकी 1 करेक्टर होती है, मिनिमम मैक्सिमम 2000 करेक्टर तक होती है। अच्छा, क्योंकि हमने इसमें यस और नो का स्टेटस डालना है इसलिए हमने ये रखा है। उसके अलावा हम यहाँ पर कुछ और डाल देते हैं, हम कहते हैं जी ऐड डेट, कब ऐड हुआ, एडिट डेट, ऐड बाई किसने ऐड किया, मिसाल के तौर पे तो मैंने यहाँ varchar2 30 कर देता हूँ। उसके अलावा एडिट डेट, डेट डाल देता हूँ। इसी तरह से एडिट बाई, उसमें हम varchar2 30 कर लेते हैं, किसने ऐड किया, किसने एडिट किया। ये कोई बेसिक डाटा टाइप्स हैं जिसमें नंबर, करेक्टर, डेट, ये नॉर्मली मैक्सिमम यही यूज होते हैं। इसके अलावा लॉन्ग लॉन्गरा भी यूज होता है, जो बेसिकली आपके अगर varchar2 से ज़्यादा बैठता है तो आप लॉन्ग, और अगर कोई इमेज वगैरह स्टोर करवाने हैं तो लॉन्ग रॉ की डाटा टाइप भी यूज़ करते हैं। जैसे हमने अपने अभी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में लॉन्ग रॉ यूज़ की थी एम्प्लॉय की इमेजेस के लिए। ये हमने एक टेबल क्रिएट की, हमने कमांड लिखी है, मैं इस टेबल को क्रिएट करता हूँ तो मेरा ये टेबल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा।
अच्छा, ये हमारी बेसिकली टेबल क्रिएट हो गया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है, यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी हैं। जैसे हमने टेबल के अंदर कोई कॉलम ऐड करना भूल गए, बाद में ऐड करना है, तो उसके लिए फिर हमारे पास अल्टर टेबल कमांड होती है, क्योंकि बाद में हम टेबल को ड्रॉप करके क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि टेबल के अंदर डाटा पड़ा होता है। मिसाल, अगर मैं इस टेबल के ऊपर टोड के जरिए डाटा डाल देता हूँ, वैसे तो डाटा डालने के लिए इंसर्ट की कमांड यूज होती है, हम उसको देख लेंगे। लेकिन अगर मैं टोड के जरिए डाटा डालता हूँ, आईडी में 1 डाल देता हूँ, नेम में अली डाल देता हूँ, A27 डाल देता हूँ, स्टेटस में यस डाल देता हूँ, CNIC में ये हमने CNIC डाल दिया। एड डेट हम यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं और ये वाली डेट में डाल देता हूँ। एक सेकंड, मैंने यहाँ पर एड डेट डाल देता हूँ, लेट्स सपोज ये वाली। इसी तरह से ऐड बाय में मैं लेट्स सपोज जीशान डाल देता हूँ। अब मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब इसके अंदर डाटा आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ नेक्स्ट फ्रॉम EMP, ठीक हो गया। तो ये क्या है, ये बेसिकली आपको बता रहा है कि एक रिकॉर्ड हमने जो डाला है वो आपको नजर आ गया। अच्छा, अब अगर मुझे ख्याल आता है कि यहाँ एक कॉलम हम ऐड करना भूल गए हैं, लेट्स सपोज उसकी जॉब क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, तो हम अल्टर टेबल कमांड से कर सकते हैं। मैं कहता हूँ ऐड DESIG डेजिग्नेशन, ठीक हो गया। और यहाँ मैं डाल देता हूँ डेजिग्नेशन के लिए मैं varchar2 डेजिग्नेशन में 30 कैरेक्टर डिफाइन कर लेता हूँ। तो ये बाद में हमारा डेजिग्नेशन का कॉलम भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ये अल्टर की कमांड होती है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर जाने के बाद मैं डाटा में जाता हूँ, डाटा में जाने के बाद मैं यहाँ पर देखता हूँ तो डेजिग्नेशन का कॉलम है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अली जो है बेसिकली वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ये मैंने यहाँ पर कर दिया। अब मैं अगर इसको क्यूरी करता हूँ तो देखें हमारे पास उसने यहाँ पर एक कॉलम सॉफ्टवेयर इंजीनियर का भी ऐड कर दिया है। इसी तरह से हम डाटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने कहा यार ये नेम 30 नहीं होना चाहिए, ये 20 होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा अल्टर टेबल EMP मॉडिफाई। अब हम ऐड नहीं कर रहे बल्कि हम चेंज कर रहे हैं। मॉडिफाई नेम varchar2 20। तो वो मुझे यहाँ पर उसने उसने 20 वहाँ पर एग्जैक्ट कर दिया है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई ऐसा नाम होता कि वो 30 करेक्टर का होता तो आपको ये ना करने देता, वो आपसे कहता कि आप इसको जो है इसको अब नहीं कर सकते। तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इस डाटे को मूव करते हैं किसी और कॉलम में या किसी और टेबल में, फिर इसकी विड्थ कम करते हैं, फिर दोबारा ले आते हैं। ये तरीका होता है। इस तरह से हम विड्थ ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से 40 करेक्टर विड्थ कर दी, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर क्यूरी करूँ तो ज़ाहिर क्यूरी में वही है, ये एज इट इज जो डाटा आपको शो हो रहा है वो आ गया। तो ये बेसिकली टेबल में क्रिएट करने का तरीका, उसको मॉडिफाई करने का तरीका, उसमें कोई नया कॉलम ऐड करने का तरीका, ये मैंने आपको यहाँ पर क्लियरली बता दिया। और कुछ मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो है वो डाटा टाइप्स का भी दे दिया, ठीक है, कि किस डाटा टाइप के अंदर किस तरह का डाटा स्टोर होता है और उसी तरह का डाटा उसके अंदर स्टोर करवाया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमारे पास वो है आपकी कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स जो हैं वो हमारे पास जो है वो प्राइमरी की है, यूनिक की है, उसके अलावा फॉरेन की है, ऑर्डिनल है और चेक कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट्स क्या होती हैं? कॉन्स्टेंट्स बेसिकली आपकी डाटा वैलिडेशन के लिए यूज होती है, कि जो हम बैकएंड पे हम टेबल के ऊपर कॉन्स्टेंट्स लगा देते हैं कि किस तरह का डाटा टेबल में स्टोर हो और किस तरह का डाटा स्टोर ना हो। उससे फायदा क्या होता है कि आपका टेबल में गलत डाटा का जाने का जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जी नेम को हमने खाली नहीं छोड़ना, नेम में डाटा डालना मस्ट है, तो हम इसके लिए इसके ऊपर नॉट नल की कॉन्स्टेंट लगा देंगे। अब क्या होगा, अगर यूजर इसमें नेम में डाटा नहीं डालेगा तो वो एरर देगा। इसी तरह से तो ये मैंने आपको नॉट नल का बता दिया। इसी तरह से मैं कह देता हूँ चेक कि एज जो है वो 100 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, या एज जो है वो 0 से कम नहीं होनी चाहिए, तो आप चेक कॉन्स्टेंट लगा देंगे। ठीक हो गया। इसी तरह से यूनिक कॉन्स्टेंट में आप कह देते हैं कि CNIC को मैंने यूनिक रखना है। इसका फायदा क्या होगा कि CNIC अगर दोबारा वही किसी और बंदे का आएगा तो सिस्टम एरर देगा। इसी तरह से जो प्राइमरी की कॉन्स्टेंट होती है, प्राइमरी की कॉन्स्टेंट में दो क्वालिटीज होती है, एक नॉट की होती है और एक यूनिक की होती है। और दूसरा, जब किसी टेबल पे प्राइमरी की लग जाती है तो यूनिक और नॉट नल तो लग ही जाती है, लेकिन
हम बाद में अगर उसका कोई चाइल्ड टेबल बनाना चाहें तो हम इसी प्राइमरी की का रेफरेंस देते हैं। अब मैंने आपको ये कॉन्स्टेंट्स तो बता दी। अब मैं काम करता हूँ, ये जो मैंने टेबल क्रिएट किया हुआ है मैं इसी को दोबारा क्रिएट करता हूँ विद अ डिफरेंट नेम, क्योंकि मैं इसके ऊपर मजीद बाद में कुछ काम करूंगा, इसलिए मैं इसको ड्रॉप नहीं कर रहा। मैं इसका नाम रख लेता हूँ EMP न्यू। अब मैंने यहाँ प्राइमरी की लगानी है, तो मैं यहाँ लिखूंगा कॉन्स्टेंट का कीवर्ड, यहाँ मैं लिखूंगा PK। ये अब मैं अपनी मर्जी से नाम रखना है, यहाँ पर आप गामा भी नाम रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन होती है। तो आप लिखें PK, अब टेबल का नाम लिख दें EMP न्यू, और उसके बाद कॉलम का नाम दे दें। तो ये एक नेमिंग कन्वेंशन है, ताकि फ्यूचर में जब एरर आए तो आपको पता चल जाएगा प्राइमरी की लगी हुई है एम्प्लॉय न्यू के टेबल के ऊपर और ID के कॉलम के ऊपर, तो इस कॉलम के ऊपर हमने प्राइमरी की लगा दी। यहाँ पर भी वही तरीका है, आप कॉन्स्टेंट का कीवर्ड यूज करेंगे। अब यूनिक लगा रहे हैं तो U1 लिखेंगे, EMP न्यू लिखेंगे और नेम का कॉलम डाल देंगे। तो यहाँ पर ये आपकी, और यहाँ पर मुझे सॉरी प्राइमरी की लिखनी पड़नी है, इसी तरह से मैं यहाँ पर यूनिक लिखूंगा। ठीक हो गया। इसी तरह से मैं कहता हूँ एज जो है उसके ऊपर चेक कॉन्स्टेंट लगानी है, वो हम बाद में लगाएंगे। अभी आप नॉट नल भी मैंने लगा दी। अब मैं नॉट नल लगाना चाह रहा हूँ कि एज जो है नॉट नल नहीं होनी चाहिए, तो मैं यहाँ लिख दूंगा कॉन्स्टेंट EMP न्यू, और यहाँ मैं लिख दूंगा एज, और यहाँ मैं लिख दूंगा नॉट नल। इसी तरह से हमने प्राइमरी की भी लगा ली, यूनिक भी लगा ली। फॉरेन की अभी हम नहीं लगाएंगे, फॉरेन की लगा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट टेबल DPT डिपार्टमेंट का, और इसका नाम मैं DPT न्यू रख लेता हूँ। इसमें ID लिखता हूँ नंबर, और इसको मैं कह देता हूँ ये प्राइमरी की है। अब देखिए अभी मैंने यहाँ जैसे यहाँ प्राइमरी की लगाई थी, मैंने कॉन्स्टेंट और इसका नाम लिखकर प्राइमरी की लगाई थी, यहाँ मैंने डायरेक्ट लगा दी। एक ही चीज है, लेकिन फर्क ये है कि जब यहाँ पर वो क्रिएट करेगा तो वो फिर नाम खुद से बना लेगा अपना, सिस करके कुछ भी नाम रख लेगा। लेकिन उसका नुकसान क्या होता है कि बाद में जब एरर आता है ना, तो सिस 01 लिखा होता है, हमें समझ नहीं आती कौन सी कॉन्स्टेंट वायलेट हुई है। लेकिन जब आप प्रॉपर नाम दे देते हैं तो आपको नेमिंग से आइडिया हो जाता है, एंड यूजर को भी समटाइम आइडिया हो जाता है, वो बता देता है ये एरर आ गया। ठीक हो गया। तो ये अब मैंने जान के यहाँ पर नाम नहीं दिया, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। अब मैंने यहाँ दे दिया नेम, यहाँ मैंने दे दिया varchar 230, और मैंने यहाँ पर ये टेबल क्रिएट कर दिया। अब मैंने डिपार्टमेंट का टेबल क्रिएट कर दिया, और इसके ID के ऊपर या डिपार्टमेंट कोड के ऊपर बेसिकली ID का कॉलम रखा हुआ है। अब मैं इसके ऊपर कुछ डिपार्टमेंट्स ऐड कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर डिपार्टमेंट ऐड करने जा रहा हूँ। मैंने कहा यहाँ डिपार्टमेंट 1 है, ये सेल्स है, और यहाँ एक और डिपार्टमेंट ऐड कर रहा हूँ फाइनेंस का। यहाँ मैंने 2 लिखा, और यहाँ लिखा फाइनेंस, और इसी तरह से मैंने यहाँ 3 लिखा, यहाँ पर मैंने 3 लिखा, और यहाँ मैंने लिख दिया HR। और एक डिपार्टमेंट और ऐड कर लेते हैं 4, और ये इसका नाम रख लेते हैं सप्लाई चेन। ये मैंने यहाँ पर टेबल क्रिएट कर लिया। अब मैं कहता हूं कि ये बंदा किस डिपार्टमेंट का है, तो मैं यहाँ पर DPT ID या DPT कोड के नाम से कॉलम बना लूंगा, और इसकी डेटा टाइप 100% वही होनी चाहिए जो ये वाली है, क्योंकि मैं अब इस टेबल को इसके साथ लिंक कर रहा हूँ। ये पेरेंट टेबल है, ये इसका चाइल्ड टेबल है। अब मैं क्या करूंगा, अब जाहिर है मैंने DPT कोड तो डाल दिया, उसकी नंबर मैंने वो भी डाल दी। अब मैंने यहाँ पर कॉन्स्टेंट लगानी। फॉरेन की कॉलम जो है, कॉन्स्टेंट कभी भी कॉलम के सामने नहीं लग सकती। जैसे देखें प्राइमरी सामने लग गई, यूनिक भी सामने लग गई, चेक ये सॉरी नॉट नल भी सामने लग गई। लेकिन फॉरेन की लगाने के लिए क्या होता है, टेबल के लास्ट में या उस कॉलम के बाद कॉमा दे के यहाँ पर लग सकती है। इसको हम टेबल लेवल सिंटैक्स कहते हैं। कॉन्स्टेंट लगाने के दो तरीके होते हैं, एक कॉलम लेवल सिंटैक्स होता है, कॉलम के बिल्कुल सामने एज इट इज उसी तरतीब में चलते जाए बगैर किसी कॉमा के, चलते 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 जब लगा लिया आखिर में कॉमा दे दिया। दूसरा टेबल लेवल सिंटैक्स होता है, वो क्या होता है कि मैं यहाँ लिखूंगा कॉन्स्टेंट के, और मैं यहाँ लिख देता हूँ DPT कोड फॉरेन की। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा जिस कॉलम के ऊपर लगानी है वो हमारा DPT कोड है, क्योंकि हम जो कि यहाँ पर लगा रहे हैं तो उसके ऊपर तो 10 कॉलम है, उसको क्या पता किस पे लगानी है। तो मैं यहाँ पर DPT कोड का कॉलम दूंगा, फॉरेन की DPT कोड, और नीचे मैं यहाँ लिख दूंगा रेफरेंसेस। रेफरेंसेस में DPT न्यू, और यहाँ मैं लिख दूंगा ID। अब मैंने क्या किया, फॉरेन की लगाई मैंने इस टेबल के ऊपर, डिपार्टमेंट न्यू के ऊपर, मैंने उसको बता दिया, और बता दिया ID का कॉलम है। अगर मैं ID का कॉलम नहीं भी लिखता फिर भी वो लगा देगा, क्योंकि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है। तो जब उसने मैंने DPT न्यू किया तो उसको पता है उसकी प्राइमरी की कॉलम उठाना है, वो ID है वो उठा लेगा। अब देखिए मैंने इसके अंदर ऑलमोस्ट सारी प्राइमरी की भी लगा दी, ये मेरी प्राइमरी लग गई, यूनिक भी लगा दी, ये मेरी ये लग गई, फॉरेन की भी मैंने लगा दी है, फॉरेन की मेरी ये लग गई, नॉट नल भी लगा दी है, नॉट नल मैंने यहाँ लगा दी है। चेक कॉन्स्टेंट रह गई है, चेक में मैं ये लिखना चाहता हूँ एज जो है ना वो 60 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ लिखूंगा कॉन्स्टेंट, ये भी मैं कॉलम लेवल पर लगा रहा हूँ FK,
सॉरी CK चेक, और यहाँ मैं लिख देता हूँ टेबल का नाम। यहाँ पर मैंने ना DPT कोड तो लिखा है लेकिन टेबल का नाम नहीं लिखा, वो मैं लिख देता हूँ। ठीक हो गया। और यहाँ मैं लिख दिया CK टेबल का नाम EMP न्यू, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चेक कांस्टेंट। और यहाँ पर चेक में क्या लगाऊंगा, मैं यहाँ लिखूंगा चेक और ब्रैकेट लगाऊंगा 2, और यहाँ मैं लिख दूंगा एज शुड ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 60। ये मैंने चेक कांस्टेंट लगा दी। अब मैं टेबल क्रिएट करता हूँ। वो कहता है कि जी एज जो कॉलम है वो हमने कहाँ दिया हुआ है, एज में हमने डाटा टाइप क्या दी हुई है जी, डेट दी हुई है। तो एज में ना अगर आपने डेट देनी है तो फिर आपको डेट डालनी पड़ेगी। मैं काम करता हूँ एज में ना मैं नंबर डाल देता हूँ, ये नहीं कि 70 साल है या 50 साल है। ठीक है, अब मैं इसको चलाता हूँ कि वो एरर क्या दे रहा था कि आपने डेट डाली हुई और यहाँ पर आप नंबर के साथ इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो एरर है। अब मैं काम करता हूँ, मैं इस टेबल के अंदर एंट्री करता हूँ आपको दिखाने के लिए। मैं डेटा में आऊँगा, डेटा में आने के बाद आईडी मैंने दे दी 1, नेम में मैंने दे दिया अली, एज में मैंने दे दिया 70 ईयर्स, स्टेटस में मैंने दे दिया यस, CNIC मैंने दे दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिपार्टमेंट कोड में मैंने लेट्स सपोज यहाँ पर देखें वो खुद ब खुद मुझे डिपार्टमेंट शो कर रहा है। मैं कहता हूँ डिपार्टमेंट मैंने 5 डालना है। ऐड डेट को फिलहाल छोड़ देते हैं, ऐड बाय वगैरह सबको छोड़ देते हैं। मैं इसको कमेंट करता हूँ। तो पहला एरर दे रहा है चेक कांस्टेंट कि आपकी जो एज है ना वो वायलेट हो रही है। मैंने यहाँ 60 दिया। अब वो कह रहा है इंटेग्रिटी कांस्टेंट एफ के एम्प्लॉय आईडी डीपीटी कोड जो है वो वायलेट हो रहा है, क्योंकि जो डीपीटी कोड है वहां पर हम वही डीपीटी दे सकते हैं जो हमने कांस्टेंट लगाई हुई है। हम कहते हैं नहीं यार ये सेल्स का बंदा है। अब मैं इसको कमेंट करता हूँ, देखें मेरा डाटा स्टोर हो गया। अब मैं यहाँ पर दूसरी एंट्री करने जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ दूसरा बंदा, गलती से मैंने आईडी दोबारा 1 डाल दिया, बंदे का नाम निशान डाल दिया, एज मैंने डाल दी 27, ठीक है, स्टेटस मैंने डाल दिया यस। अच्छा, मैंने यहाँ पर आईडी कार्ड जो भी देना वो दे दिया, डिपार्टमेंट 2 दे दिया, कमेंट किया। तो वो कहता है न्यू आईडी, सॉरी आईडी का कॉलम वायलेट हो रहा है यूनिक का। यहाँ पर बेसिकली आपको 2 लगाना है या कोई और नंबर देना है। अब मैंने इसको कमेंट किया तो देखें वो डाटा सेव हो गया। अब मैं अगर इसको क्यूरी करना चाहता हूँ तो ये देखें मेरे पास डाटा आ गया है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। जो हम चीज करने जा रहे हैं वो हम ये करने जा रहे हैं कि ये जो मैंने टेबल क्रिएट किया था मैं इस टेबल को ड्रॉप करने लगा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, ये मेरा टेबल हो गया ड्रॉप। अब मैंने इसको यहाँ से किया खत्म। खत्म करके ये सिंटैक्स मैं अपने पास रखता हूँ ताकि मेरे काम आए। अब मैंने क्या किया, इसी पूरे सिंटैक्स को मैंने एज इट इज कॉपी किया, कॉपी करके मैं नीचे ले आया और ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यही टेबल दोबारा क्रिएट करूंगा, लेकिन ये जितनी कॉन्स्टेंट लगाई है मैं अब कॉलम लेवल पे नहीं लगाऊंगा बल्कि मैं इसको टेबल लेवल सिंटैक्स पे लगाऊंगा। तो मैंने इसको यहाँ से कट किया, कॉमा दिया, और टेबल लेवल सिंटैक्स कॉलम के नीचे भी हो सकता है और एट द एंड ऑफ ऑल कॉलम्स भी हो सकता है। मैं कॉलम के नीचे दे रहा हूँ। अब मैंने क्या लिखना है, मैंने सारा कुछ लिखना वैसे ही है, लेकिन मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं यहाँ ब्रैकेट के अंदर आईडी डाल दूंगा बस, और आगे कॉलम डाल दूंगा। ये देखें मेरा टेबल क्रिएट हो गया। इसको टेबल लेवल सिंटैक्स कहते हैं। मैं काम करता हूँ, ऊपर जाता हूँ, मैंने ड्रॉप की कॉन्स्टेंट लगाई थी, मैं इसको दोबारा ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रॉप टेबल कहाँ लगाई है जी, मैं दोबारा लिख लेता हूँ। मैंने ड्रॉप कर दिया। इसी तरह से मैं इसको यहाँ पे रखा था, मैं इसको बेसिकली पोजीशनिंग है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब फायदा क्या, अभी एक चीज कॉलम लेवल पे हो रही है तो हमें क्या जरूरत है टेबल लेवल पे रखने की। उसका फायदा ये होता है मेरे भाई कि अगर आपने लेट्स सपोज यहाँ पर एक और कॉलम दिया हुआ है और उसका कॉलम और नाम रखा हुआ है कंपनी आईडी, और उसको आपने ये डेट ये डाला हुआ है, तो फिर आपको अगर अब आपने कांस्टेंट लगानी है तो मैं यहाँ कॉमा लगाऊंगा, कांस्टेंट लगाऊंगा। अब जब एक से ज्यादा टेबल्स पे प्राइमरी की लगानी, कॉलम पे प्राइमरी की लगानी पड़ जाए तो फिर उसको आप इस तरह से लगाते हैं। ये प्राइमरी की जो लगी हुई है इसको हम बोलते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। कंपोजिट क्यों बोलते हैं कि एक से ज्यादा कॉलम पे लगी है, प्राइमरी की एक ही है, नाम उसका यही है, एक ही नाम है, लेकिन लगी 2 कॉलम पे है। सब इसका फायदा क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर इस टेबल को क्रिएट करता हूँ, क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ
और यहाँ मैं डाटा डालता हूँ और यहाँ पर मैंने कंपनी ID 1, एम्प्लॉय ID 1, नेम में डाल देता हूँ अली, एज में डाल देता हूँ 50, स्टेटस में डाल देता हूँ यस। ये मैंने CNIC डाला, मैंने कमेंट कर लिया। अब मैं यहाँ पर, अब उसने दोनों चीज़ों को चेक करना है, अगर ये भी 1 हो जाता है और ये भी 1 हो जाता है फिर वो एरर देगा। लेकिन अगर कंपनी ID 2 है, एक और कंपनी बनी हुई है और उसमें आपने डाल दिया लेट्स, वो बंदे का नाम है बाली और इसकी एज जो है वो 40 है और वो स्टेटस यस है और इसका ये मैंने कर दिया, उसको कमेंट कर दिया, तो आप देखें उसको ले रहा है। तो बेसिकली इसको हम कंपोजिट प्राइमरी की बोलते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ ये होती है कि ये कॉन्स्टेंट जो आपने यूनिक लगाई हुई है इसको भी आप कंपोजिटली लगा सकते हैं। मैंने जस्ट यहाँ से कट किया और ये जो लास्ट में आपने दिया हुआ है यहाँ पर कॉमा डाला, मैंने यहाँ पर पेस्ट किया और यहाँ पर मैंने इसको, जो कॉलम का नाम है EMP न्यू नेम, हम बेसिकली नेम पे लगा रहे हैं तो मैं यहाँ नेम का कॉलम दूंगा और मैं इसको क्रिएट कर दूंगा। वो कहता है कि ये ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो आप इस तरह करें, इसको पहले ड्रॉप करें, ड्रॉप करके इसको दोबारा क्रिएट कर लें, तो ये देखें आपका ये दोबारा क्रिएट हो गया। तो ये मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट देना था, वाहिद यूनिक कॉन्स्टेंट होती है जो टेबल लेवल, कॉलम लेवल पे नहीं लगती, हमेशा टेबल लेवल सिंटैक्स के ऊपर लगती है। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं ताकि मैं फिर आगे चलूँ। आप मुझे बस मैसेज कर दें कि कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। इसका मतलब है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, हम आगे आगे मूव होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इसके अंदर है वो ये है कि लेट्स सपोज आप, मैं इस टेबल को ड्रॉप करता हूँ, ड्रॉप करने के बाद मैंने टेबल सिंपली क्रिएट किया है। जैसे ये मैंने यहाँ पर ये टेबल क्रिएट किया, मैं इसी टेबल को एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैंने क्या किया, इसमें जितनी कॉन्स्टेंट लगाई हैं वो सारी खत्म कर दी है। एक मैंने ये कॉन्स्टेंट लगाई है, एक मैंने चेक लगाई है, ये सारी कॉन्स्टेंट खत्म करके मैंने एक सिंपल टेबल क्रिएट कर लिया। अब टेबल क्रिएट करने के बाद अब मुझे ख्याल आया मैंने तो कॉन्स्टेंट्स लगानी थी, तो फिर वो कॉन्स्टेंट्स आपकी अल्टर टेबल के जरिए लगेंगे। आप लिखेंगे अल्टर टेबल EMP न्यू ऐड कॉन्स्टेंट, उसी तरह से ऐड का कमांड यूज करेंगे, कॉन्स्टेंट का नाम PK लगानी है तो आप लिखें EMP न्यू और उसके बाद अब दोनों कॉलम पे लगानी है तो कंपनी ID और ID के ऊपर हम ये कॉन्स्टेंट लगाने जा रहे हैं। मेक श्योर कि ये जो नाम है वो 30 कैरेक्टर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। यहाँ मैंने लिख दिया प्राइमरी की और यहाँ मैंने दे दिया कंपनी ID और ID और मैंने यहाँ कंपाइल किया, देखें उसने यहाँ पर क्रिएट कर दी। वाहिद एक कॉन्स्टेंट होती है जो क्या कहते हैं, नॉट नल की कॉन्स्टेंट, जो ऐड के जरिए ऐड नहीं होती बल्कि उसको हम मॉडिफाई की कमांड के जरिए ऐड करते हैं। क्योंकि ओरेकल ये कहती है कि बाय डिफॉल्ट एक कॉलम पे कॉन्स्टेंट लगी होती है जिसका नाम नल कॉन्स्टेंट होता है कि आप एज के अंदर नल डाल सकते हैं। तो अगर आपने नल से नॉट नल करना है तो फिर हम ऐड कमांड नहीं यूज करेंगे, हम मॉडिफाई कमांड यूज करेंगे। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पर कॉन्स्टेंट लगाई थी जिसका नाम हमने रखा था नॉट नल एज। ठीक है, मैं इस कॉन्स्टेंट को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे ज़रा टाइप करने में आसानी हो जाए। मैं यहाँ लिखता हूँ ऑल्टर टेबल EMP न्यू मॉडिफाई, मॉडिफाई कॉलम का नाम दे दें एज, कांस्टेंट का नाम दे दें और इसको रन कर लें। एक सेकंड, वो कहता है कि मॉडिफाई कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम एज, इसको चलाते हैं नॉट नाम मॉडिफाई एज नॉट नाम। मॉडिफाई को थोड़ी सी पोजिशनल होती है, मैं इसमें कुछ चीज़ भूल रहा हूँ। मॉडिफाई, मॉडिफाई एज, मॉडिफाई कांस्टेंट एज। बहरहाल ये जरा प्लीज इसको गूगल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, मेरे जहन में सिंटैक्स नहीं आ रहा। बहरहाल जो मेन जो टॉपिक है वो बेसिकली यही है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज।
ओके अच्छा, इस तरह से आप ऑल्टर करके सारे लगा सकते हैं। तो एक टॉपिक आपका एंड हो गया है। जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम सीक्वेंसेस है। जो सीक्वेंस का टॉपिक है वो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। सीक्वेंस का टॉपिक का मकसद क्या है कि अगर आपने कोई भी सीक्वेंस जनरेट करवाना है 1 2 3 4 5 6 या 5 10 15 20 या 1 मतलब इवन नंबर्स ऑड नंबर्स कोई भी नंबर्स आप जनरेट करवा सकते हैं, उसके लिए हम सीक्वेंस करते हैं। सीक्वेंस भी डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सीक्वेंस करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ, हमारे कुछ डाटा डिक्शनरी व्यूज होते हैं। डाटा डिक्शनरी व्यूज आज के दौर में ये नॉर्मली कम यूज होते हैं, क्योंकि अगर टोड यूज कर रहे हैं तो आपने देखना है कि भाई टेबल्स हमारे डाटाबेस में कितने बने हुए हैं। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मेरे सामने वो सारे टेबल्स आ गए। लेट्स सपोज देखें मैंने यहाँ पर लेट्स सपोज यहाँ पर मेरे पास जितने भी टेबल्स हैं वो यहाँ नजर आ रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन अब ये तो टोड है। अब अगर लेट्स सपोज आप टोड नहीं यूज कर रहे, आप सीक्वल प्लस की इन्वायरमेंट यूज कर रहे हैं, मैं यहाँ पर सीक्वल प्लस यूज करता हूँ और यहाँ मैं एच आर और मैं यहाँ कनेक्ट हो जाता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर टेबल देखना चाहता हूँ तो मैं कैसे देखूंगा? ठीक है, तो आपके पास सम टाइम ऐसी इन्वायरमेंट होती है जहाँ पर आपको टोड सीक्वल डेवलपर वगैरह आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, कुछ लिमिटेशंस होती हैं जो भी XYZ है। तो you have another tool that is SQL Plus, and in using this tool you can apply different queries to fetch different database objects. Like मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूँ तो हमारे पास एक डाटा डिक्शनरी व्यू है, उसका नाम है यूजर टेबल। एक डाटा डिक्शनरी व्यू, अगर मैं इसको क्यूरी करता हूँ, मैं लिखता हूँ select query from user tables। मैंने क्यूरी किया, उसने क्या किया, मेरे इस यूजर के अंदर जिससे मैं कनेक्टेड हूँ, जिसका नाम HR है, HR के स्कीमा के साथ मैं कनेक्टेड हूँ। ठीक है, इसके अंदर जितने भी टेबल्स हैं इस यूजर के अंदर जो बने हुए हैं वो सारे मुझे शो हो गए। इसको हम यूजर टेबल कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से मेरे पास अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास कितनी कॉन्स्टेंट्स हैं जो मैंने अभी तक लगाई हैं, उसके लिए मेरे पास है यूजर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, इसको मैं फर्दर भी क्यूरी कर सकता हूँ। मिसाल मैं कहता हूँ, अब देखें यूजर कॉन्स्टेंट में मैंने ये टेबल नेम लिखा हुआ है, तो मैं लिखता हूँ वेयर टेबल नेम इज इक्वल टू एम्प न्यू। ये भी हमने टेबल क्रिएट किया था, वो कहता है एम्प न्यू में सिर्फ एक कॉन्स्टेंट लगी हुई है प्राइमरी की, क्योंकि पुरानी तो हमने ड्रॉप कर दी थी। तो ये यूजर कॉन्स्टेंट्स है। अगर एक और हमारे पास डाटा डिक्शनरी है वो है यूजर कॉन्स कॉलम्स। यूजर कॉन्स कॉलम्स का जो बेसिकली हमारा डाटा डिक्शनरी व्यू है, ये बताता है कि किस कॉलम के ऊपर कौन सी कॉन्स्टेंट लगी। अगर मैं यहाँ लिख दूँ वेयर टेबल नेम इज इक्वल टू एम्प न्यू, तो देखें आपको यहाँ पर ये जो कहता है कि ये वाली कांस्टेंट एक ही है, नाम एक ही है, लेकिन दो कॉलम पे लगी है, कंपनी आईडी और इसके ऊपर, जबकि ऊपर वाले में कॉलम नहीं बता रहा। अगर ऊपर वाले में आप देखें तो आपको सिर्फ ये बताता है कि ये कांस्टेंट किस टेबल पे लगी हुई है, कांस्टेंट की टाइप प्राइमरी की है। ठीक है, स्टेटस किसका इनेबल है, डेफरेबल है, ये डिफरेंट आपकी आगे उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। आखिरी बात जो मैं आज की बताने जा रहा हूँ वो है कि जब हम यूनिक कांस्टेंट लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली, या प्राइमरी की लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली एक यूनिक इंडेक्स भी क्रिएट हो जाता है बैकएंड के ऊपर।